राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमारी थ्योरी से संबंधित क्लासें हुई थी उसमें हमने गति व गति के समीकरण, बल व गति के नियम के बारे में बात करी थी। तो आज हम उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी बात करेंगे। तो उसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो गति व गति के समीकरण से संबंधित प्रश्न इसमें ज़्यादा रहेंगे। यह जो एमसीक्यू की क्लास है इसमें गति व गति के समीकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, कुछ एक प्रश्न बल से संबंधित आ सकते हैं। बाकी जो इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम बल व गति के नियम से संबंधित एमसीक्यू की क्लास लेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से इसमें शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इससे हम शुरुआत करें। संवेग का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन है किलोग्राम इंटू मीटर। तो जो संवेग होता है दोस्तों P बराबर होता है एम इंटू वी। यहाँ पर m के लिए तो आ जाता है किलोग्राम और v वेलोसिटी मतलब वेग को बताता है। तो जो वेग ये m मास है मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए तो किलोग्राम लेते हैं हम किलो में। और जो v है ये वेग है, तो वेग तो है तो वेग की यूनिट क्या रहती है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका तो किलोग्राम, वेग का आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। संवेग का जो एसआई मात्रक रहेगा वो रहेगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सदिश राशि है, तो इनमें से कौन सी राशि सदिश है। पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा है दाब, तीसरा ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है कार्य। तो जो इसमें जो है सदिश राशि रहेगी दोस्तों, जो संवेग रहता है यह सदिश राशि रहती है, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य ये तीनों ही दोस्तों है ना अदिश राशि रहती है। नेक्स्ट हम बात करें, एक वस्तु की चाल समय के साथ घट रही है, इसका अर्थ क्या है। कोई वस्तु है दोस्तों, उसकी चाल जो है समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है त्वरण शून्य है, बी ऑप्शन है त्वरण ऋणात्मक है, सी ऑप्शन है वस्तु रुक गई है और डी ऑप्शन है त्वरण धनात्मक है। तो एक वस्तु की जो चाल है वह समय के साथ घट रही है, तो इसका अर्थ क्या रहेगा, त्वरण ऋणात्मक है। त्वरण ऋणात्मक रहेगा तभी तो उसकी चाल समय के साथ घटेगी। जो हमारी समीकरण थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर प्रारंभिक वेग मान लो इसका कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रारंभिक वेग मान लो हम 10 मीटर प्रति सेकंड ही मानते हैं। अब यह इसकी जो प्रारंभिक वेग u जो रहता था इस समीकरण में, अगर यह घट रहा है तो यह कब घटेगा, क्योंकि समय तो t तो हमेशा धनात्मक ही रहता है। जो a है ये क्या हो, ऋणात्मक हो, मतलब जो त्वरण है वह क्या रहेगा, अगर ऋणात्मक रहेगा तो जो वेग रहेगा यह क्या होगा, घटेगा। यह वेग क्या है, घटेगा। त्वरण क्या रहेगा, अगर त्वरण ऋणात्मक रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक वेग मान लो हम इसका 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, तो अब जो वेग है घटने के हिसाब से 10 से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। तो यह जो वेग है ये 10 से कम कब आएगा, यह तो प्रारंभ में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग था। यहाँ पर t हमेशा धनात्मक रहता, तो एक ही राशि ऐसी बची है a। अगर a जो है त्वरण ये ऋणात्मक हो जाए तो वेग क्या हो जाएगा, समय के साथ घटता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, गति के किस प्रकार में वस्तु एक सी दिशा की ओर चाल में चलती है। एक ही दिशा या एक सी दिशा का मतलब एक ही दिशा में समान चाल से चलती है। तो गति के किस प्रकार में वस्तु एक सी दिशा में और चाल से चलती है, मतलब एक ही दिशा में चलेगी और एक ही चाल में चलेगी। तो कौन सी गति है ऐसी, तो रेखिक गति जो रहती है, इसमें जो वस्तु रहती है रेखिक गति इस प्रकार से होती है। मान लो ये कोई रोड है तो इस पर कोई कार जा रही है, तो अगर मैं इस कार को इस दिशा में अगर ले जा रहा हूँ तो रेखिक गति में क्या रहेगा, जो वस्तु या कार की हम गति बताए तो एक ही दिशा में होगी और एक ही चाल से होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, एक वस्तु विरामावस्था में है तो इसका वेग क्या होगा। कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा। ए ऑप्शन है 1 मीटर प्रति सेकंड, बी 5 मीटर प्रति सेकंड, सी 0 मीटर प्रति सेकंड और डी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसका वेग जो है दोस्तों वो क्या रहेगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो क्यों, क्योंकि विराम की अवस्था कब रहेगी, जब मान लो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि ये विराम अवस्था में, तो ये विराम अवस्था में कब रहेगा, जब इसका वेग क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब ये यहाँ पर स्थिर रहेगा। विरामावस्था का मतलब है स्थिर अवस्था। वेग का मात्रात्मक रूप कहलाता है, जो वेग है इसका मात्रात्मक रूप क्या कहलाता है, तो वेग रहेगा उसका मात्रात्मक रूप। पहला ऑप्शन दे रखा है बल, बी ऑप्शन चाल, सी ऑप्शन त्वरण और डी ऑप्शन विस्थापन। तो जो वेग का मात्रात्मक रूप रहेगा दोस्तों वो रहेगा चाल। क्यों, क्योंकि अगर मैं चाल को मात्रात्मक न लेकर अगर मैं चाल को दिशा प्रदान कर दूं या एक निश्चित दिशा में बात करें, तो अगर चाल में दिशा की बात होने लग जाए तो वो वेग कहलाता है। क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि, और चाल क्या है, अदिश राशि है। वेग और चाल का मात्रक सेम है, वेग और चाल का मात्रक दोस्तों सेम रहता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जो वेग रहता है ये क्या है, सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है, अदिश राशि है। तो चाल अगर अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है
तो जो हम बात करें वेग का मात्रात्मक रूप, तो वेग का मात्रात्मक रूप दोस्तों चाल कहलाएगा। याद रखें, क्या है? सदिश राशि और चाल अदिश राशि है। यदि एक वस्तु की चाल स्थिर है तो उसका त्वरण होगा। कोई वस्तु है जिसकी चाल स्थिर है तो उसका त्वरण क्या होगा? ए ऑप्शन है दोस्तों धनात्मक, बी ऑप्शन ऋणात्मक, सी ऑप्शन शून्य और डी ऑप्शन है अनंत। तो कोई वस्तु अगर है और उसकी चाल अगर स्थिर है तो दोस्तों वहां पर जो त्वरण रहता है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। वही हम समीकरण से भी देख ले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस समीकरण में ये कहा गया है कि इसका प्रारंभिक वेग, जैसे हमने अभी वहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड लिया था, तो ये प्रारंभिक वेग इसका 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका जो 10 मीटर प्रति सेकंड है ये वेग बना हुआ है, मतलब ये हमेशा ही इसी वेग से क्या है या इसी चाल से क्या कर रही है? गति कर रही है। तो इसी चाल से गति कर रही है तो समय तो बढ़ता रहेगा, लेकिन इसी चाल से गति करने के लिए ये जो त्वरण है इस त्वरण को क्या होना पड़ेगा? शून्य। क्यों? क्योंकि जैसे ही त्वरण शून्य होगा तो v बराबर u बचेगा। क्यों? क्योंकि a गुणा t हो रहा है, तो a अगर शून्य है तो a t क्या हो जाएगा? पूरा ही जीरो बन जाएगा, क्योंकि a के साथ समय का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। त्वरण और समय का इस समीकरण में क्या होता है? गुणा होता है। तो इन दोनों का गुणा होगा तो ये तो पूरा पार्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। और बचा क्या? v बराबर u, मतलब उसकी चाल क्या होगी? स्थिर होगी। तो यह कब होगी? जब त्वरण क्या हो दोस्तों? शून्य हो। याद रखें, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यदि एक वाहन 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल हमने क्या पढ़ा था? औसत चाल बराबर, ये यूं कह रहा है कि कोई वाहन है जो 20 सेकंड का समय लेता है और 400 मीटर दूरी तय करता है, और हमें क्या पूछा गया? औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी आपको दे दी 400 और समय 20 सेकंड है, तो 400 मीटर बटा 20 सेकंड, इनको अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 400 काय में ऊपर वाली यूनिट मीटर में, नीचे वाली सेकंड में, तो यूनिट मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो औसत चाल रहेगी वह रहेगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि एक वस्तु का विस्थापन शून्य है तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई वस्तु है दोस्तों, उसका जो विस्थापन है वह क्या है? शून्य है। तो इसका अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन हमें दिया गया है वस्तु गति नहीं कर रही है, बी ऑप्शन है वस्तु वापस प्रारंभिक स्थान पर आ गई है, सी ऑप्शन है वस्तु एक सी दिशा में चल रही है, और डी ऑप्शन है वस्तु की चाल शून्य है। तो अगर कोई वस्तु उसका विस्थापन शून्य है तो उसका अर्थ है वस्तु वापस प्रारंभिक स्थान पर आ गई है। हमने विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ा था दोस्तों, ये त्रिभुज वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ए, बी और सी था। कोई वस्तु यहाँ से चली, मान लो ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर की दूरी है। कोई वस्तु ए से बी गई, बी से सी गई और सी से वापस ए पर आ गई। ए से बी, बी से सी और सी से वापस कहां पर आ गई? ए पे आ गई। तो इस कंडीशन में जो विस्थापन रहेगा दोस्तों ये क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु ए से बी गई, बी से सी गई और सी से ए आई, तो ए पर आ गई, मतलब वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ गई। तो उस स्थिति में विस्थापन क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी, उसको हम विस्थापन कहते हैं। अब अगर हम विस्थापन शून्य है तो इसमें दूरी की भी बात करें, कोई वस्तु ए से चली, बी पे गई, फिर सी पर आई, फिर सी से ए पर आ गई, तो इसमें वो कितनी दूरी चली? तो दूरी यहां पर रहेगी, ए से बी में जाने में 3 किलोमीटर गई, बी से सी में 5 आई और सी से वापस ए पे आने पे 4 किलोमीटर आई। तो 5 और 4 8 और 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 किलोमीटर उसकी क्या रहेगी दोस्तों? इसमें दूरी रहेगी, जबकि विस्थापन क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया, यदि एक वस्तु का विस्थापन शून्य तो इसका अर्थ क्या है? वस्तु वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गई है। यहाँ से चली, यहाँ गई और वापस कहाँ पर आ गई? ए पे आ गई। तो इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, गति के लिए आवश्यक भौतिक राशियां कौन सी है? जो गति है इसके लिए कौन सी आवश्यक भौतिक राशियां है? तो ए ऑप्शन है दूरी तथा समय, बी बल तथा द्रव्यमान, सी है कार्य और ऊर्जा और डी है घनत्व और आयतन। तो जो गति है उसके लिए जो भौतिक राशियां है आवश्यक वो है दूरी तथा समय। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। दूरी तथा समय जो है वो गति के लिए आवश्यक भौतिक राशियां है। अब हम बात करें गति के समीकरणों को लागू करने के लिए क्या शर्त है? जो गति की हमने समीकरण लागू करी थी उसके लिए क्या शर्त है? ए ऑप्शन है त्वरण बदलता रहना चाहिए, बी ऑप्शन है त्वरण स्थिर रहना चाहिए, सी ऑप्शन है बल स्थिर होना चाहिए और डी ऑप्शन है वस्तु गतिहीन होनी चाहिए। तो जो हमने गति की समीकरण पढ़ी थी उसमें मैंने आपको ऊपर ही एक लाइन लिखाई थी, जो गति की समीकरण है वह तभी लगेगी या तभी लागू होगी जब क्या हो? त्वरण स्थिर हो। तो त्वरण क्या होना चाहिए दोस्तों? स्थिर होना चाहिए। जब त्वरण स्थिर रहेगा तो गति की समीकरण लागू होगी।
अब हम बात करें दोलन गति का एक उदाहरण। एक बात और आप याद रखें, वृत्तीय गति में दो गति की समीकरण लागू नहीं होगी। जब गति वृत्ताकार हो तो उस कंडीशन में गति की समीकरण लागू नहीं होगी, यह बात भी आप याद रखें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्रश्न की। दोलन गति का एक उदाहरण है, जो दोलन गति होती है उसका उदाहरण कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर यह पूछा गया है। ए ऑप्शन है चलती हुई कार, बी ऑप्शन है झूलता हुआ पेंडुलम, सी ऑप्शन है चलती हुई साइकिल और डी ऑप्शन है उड़ता हुआ पक्षी। तो जो दोलन गति का उदाहरण है दोस्तों वो क्या रहेगा, झूलता हुआ पेंडुलम। जो आपने घड़ी में देखा होगा, इस प्रकार की घड़ी बनी रहती है, इसमें यहाँ पर एक पेंडुलम झूलता रहता है। ये क्या करता है, कभी इधर गति करके फिर वापस इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। तो यह जो गति रहती है दोस्तों ये क्या रहती है, दोलन गति रहती है। नेक्स्ट हम बात करें, जब कोई वस्तु समान दूरी बराबर समय में तय करती है तो उसकी गति होगी। कोई वस्तु है दोस्तों, यह क्या करती है, समान दूरी बराबर समय या समान समय में तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है असमान गति, बी है विराम, सी ऑप्शन है एक समान गति और डी ऑप्शन है दोलन गति। तो जो सी ऑप्शन है इसमें एक समान गति का, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन, यह कंडीशन कब आएगी एक समान गति की, यह तब आएगी जब कोई वस्तु समान दूरी बराबर समय या समान समय में तय करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। जो विस्थापन है और दूरी में इसमें क्या अंतर है, यह दो एक बार मैं आपको पहले भी समझा चुका और अभी प्रश्न में भी आ गया था इससे पहले, एक दो प्रश्न पहले। अब हम वापस इसकी बात करें, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। विस्थापन सदैव दूरी से अधिक होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दूरी सदैव विस्थापन से अधिक या बराबर होती है, सी ऑप्शन दोनों समान होते हैं, डी दोनों में से कोई नहीं या दोनों में कोई संबंध नहीं। तो ए ऑप्शन की हम बात करें, विस्थापन सदैव दूरी से अधिक होता है, और बी ऑप्शन है सदैव जो दूरी है सदैव विस्थापन से अधिक या बराबर होगी। तो मैंने आपको वहां पर लिखाया था जो विस्थापन है ये या तो दूरी से कम होगा या फिर दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। ये पॉइंट मैंने आपको वहां पर लिखा दिया था। जो दोस्तों जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने लिखा था कि विस्थापन जो है यह दूरी से या तो बराबर होगा या दूरी से क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, जो विस्थापन है यह दूरी से बराबर या दूरी से कम रहेगा, इस चीज को आप नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, यदि एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है और एक चक्कर पूरा करती है तो उसका विस्थापन होगा। कोई वस्तु है, ये वृत्ताकार पथ है, यहां से चली ऐसे चक्कर काट के वापस यहां पर आ गई, तो इसका विस्थापन क्या रहेगा दोस्तों। ए ऑप्शन है अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य और डी अनंत। तो इसका विस्थापन दोस्तों क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब अगर इसी की अगर हम दूरी की बात करें, कोई वस्तु यहां से चली, ये वृत्त है आर त्रिज्या का, तो ये वस्तु यहां से चली और वापस घूम के कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो ये वस्तु कितनी चली, तो यहाँ कितनी दूरी इसने तय करी। विस्थापन तो इसका शून्य रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ से चल के वापस यहाँ पर आ गई, लेकिन इसने दूरी कितनी तय करी, तो ये जो दूरी तय करेगी वह क्या करेगी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो दूरी रहेगी, दूरी क्या रहेगी, वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें तो यहाँ से वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई इंटू आर। जो इसकी त्रिज्या रहेगी 2 पाई से अगर हम उसको गुणा कर देंगे तो वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो जो एक चक्कर काटने में जो दूरी तय होगी वो होगी 2 पाई आर, और जो विस्थापन रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें इसी में, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा। कोई वस्तु है अगर वह स्थिर अवस्था में है तो उस पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा। ए ऑप्शन है अधिकतम, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई वस्तु है अगर वह स्थिर अवस्था में है तो उस पर कार्य करने वाला कुल बल जो है दोस्तों शून्य होगा। यहाँ पर या तो वस्तु ऐसे रखी हुई है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, तब भी बल शून्य होगा। और अब देखो अगर वस्तु ऐसे रखी हुई है, इधर से अगर मैं बल लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का और इधर से भी मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दोनों ही दिशा से समान बल लग रहा है, तो यह बल इस बल को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस स्थिति में भी जो कुल बल रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, शून्य रहेगा, क्योंकि वस्तु अभी भी विराम अवस्था में ही है। इस पर अगर इस दिशा से भी बल लगाऊं और इससे भी बल लगाऊं तो जो परिणात्मक बल जो रहेगा वो क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु मैं दोनों तरफ से समान बल लगाऊंगा तो वस्तु फिर भी क्या रहेगी, स्थिर अवस्था में ही रहेगी। इसका मतलब इस पर जो कुल बल रहेगा वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्यों, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। अगर इस दिशा से बल लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जो कुल बल आएगा यहाँ पर देखो आप, कुल बल क्या रहेगा, अगर मैं इस दिशा को पॉजिटिव लेता हूँ तो 5 न्यूटन इधर
और अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये जो दिशा रहेगी ये क्या रह जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 5 प्लस माइनस के 5 न्यूटन, तो 5 में अगर मैं माइनस के 5 न्यूटन जोड़ूंगा तो 5 माइनस 5 आ जाएगा, और जो बल रहेगा परिणामी बल वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर जो कुल बल कार्य करेगा वह क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। जो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ए ऑप्शन है v माइनस यू बाई टी, बी ऑप्शन है ए बराबर u प्लस वी टी, सी ऑप्शन है ए बराबर v प्लस यू बाई टी, और डी ऑप्शन है ए बराबर v प्लस यू बाई टू। तो अब देखो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र पूछा तो हमने गति की पहली समीकरण को देखते, v बराबर u प्लस ए टी। अब मैं इस u को उधर भेजता हूं तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया, ए टी। हमें क्या निकालना, a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यह t इन v माइनस यू के नीचे चल जाएगा, v माइनस यू बाई टी। तो a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। ये ऑप्शन कहाँ पर है, ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है आपका a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा त्वरण ज्ञात करने का। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है या परिमाण नहीं है, जो इनमें है कौन सा ऐसा है जो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ऑप्शन है घनत्व, बी है द्रव्यमान, सी है आयतन, और डी है चाल। तो इनमें जो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है वह क्या है, द्रव्यमान जो है वह व्युत्पन्न नहीं है। तभी तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान जो रहेगा किसी वस्तु का वह पृथ्वी पर भी वही रहेगा, चंद्रमा पर भी वही रहेगा, या अन्य किसी दूसरे ग्रह पर भी ले जाएंगे तो भी द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहता है। जबकि बाहर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो जो द्रव्यमान है दोस्तों यह व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। बाकी घनत्व, आयतन और चाल तीनों ही क्या है, व्युत्पन्न परिमाण है। नेक्स्ट हम बात करें, वेग तथा समय में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण है। वेग और समय में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण कौन सा है। ए ऑप्शन है v बराबर यू प्लस ए टी, बी ऑप्शन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सी ऑप्शन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने वेग और समय में संबंध स्थापित करने वाली पहली समीकरण पढ़ी थी गति की। तो गति की जो पहली समीकरण है वो वेग और समय में संबंध स्थापित करती है। तो इन तीनों ही समीकरण में जो यह समीकरण है यह क्या, गति की प्रथम समीकरण है। तो यह किसमें, वेग और समय में क्या करेगी, संबंध स्थापित करेगी, वेग और समय में। हमने वहां पर यह भी पढ़ा था जो गति की दूसरी समीकरण है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह किस किस में संबंध स्थापित करती थी, यह समय और स्थिति में, या फिर समय को हम पीछे ही रखते हैं, आगे की चेंज करते हैं, आगे लिख देते हैं स्थिति प्लस समय में। जो गति की पहली समीकरण है वह वेग और समय में संबंध स्थापित करती है, दूसरी समीकरण है वह स्थिति और समय में संबंध स्थापित करती है, और जो तीसरी समीकरण है वह किस में संबंध स्थापित करेगी, वेग और स्थिति में। जो तीसरी समीकरण है यह वेग और स्थिति में संबंध स्थापित करेगी। अब आपको याद कैसे रखें कि कौन से समीकरण किस में संबंध स्थापित याद करेगी, तो आप पहले देखें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर क्या आ रहा है v मतलब संबंध जो स्थापित होगा उसमें वेग शब्द आएगा ही आएगा, क्योंकि v बराबर यू प्लस ए टी आता है तो ये वेग वेलोसिटी को बताएगा, ये v वेग है तो वेग, और अगर यहाँ वेग है तो इस तरफ समय आएगा, वेग और समय के मध्य, क्योंकि यहाँ पर t टाइम दे रखा है। जिन जिन समीकरण में t आ रहा है उसमें समय तो आएगा ही आएगा संबंध स्थापित करने। इसमें देखो इसमें टी आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, मतलब संबंध जब स्थापित होगा तो समय तो उसमें आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर v बराबर यू प्लस ए टी दे रखा है, मतलब वेग बराबर यू प्लस ए टी दे रखा है, तो संबंध वेग और समय में रहेगा। तो पहली समीकरण वेग और समय में संबंध स्थापित करेगी। दूसरी समीकरण को आप देखो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर s बराबर दे रखा है, s मतलब स्थिति, विस्थापन को या दूरी को हम बताएंगे तो किसी वस्तु की स्थिति को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर जो s है यहाँ स्थिति से संबंधित रहेगा, बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इधर के साइड t आ रहा है तो समय तो उसमें आना ही आना है। अगर ये इक्वेशन में समय आ रहा है तो स्थिति या संबंध स्थापित करेंगे, वहां पर समय तो आएगा ही आएगा। अब वेग आएगा या स्थिति आएगी इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो वेग बराबर यू प्लस ए टी दे रखा है, तो यहाँ पर वेग बराबर दे रखा है, इसलिए वेग और समय में संबंध स्थापित हुआ। यहाँ पर दे रखा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस स्थिति को बताता है, तो इसमें स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित हुआ, जो गति की द्वितीय समीकरण है। अब हम बात करें तीसरी समीकरण, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर समय है ही नहीं तो बची दो ही चीजें, वेग और स्थिति। तो यहाँ पर वेग दे रखा, तो वेग और समय की जगह यहाँ क्या आएगी, स्थिति आएगी, तो वेग और स्थिति के बीच में क्या होगा, इसमें संबंध स्थापित होगा। तो इस प्रकार से इन तीनों ही प्रकार के जो
गति की समीकरण है, इनमें ये किससे संबंधित है उसके बारे में आप जो एक दूसरे में जो संबंध स्थापित करती है उसको आप यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं कि कैसे हमको याद रखना है। समय अगर किसी इक्वेशन में आ रहा है तो वहां पर जो संबंध स्थापित होगा वो समय में तो होगा सही, उसके बाद आपको देखना है कि उधर v1 बराबर दे रखा है, स्थिति बराबर दे रखा है, या v² = u² + 2as वाली समीकरण है। नेक्स्ट हम बात करें त्वरण का मात्रक। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो हमने देखा कि त्वरण है उसका मात्रक अगर हम बात करें तो वेलोसिटी को मात्रक जो रहता है वेग का वो रहता है मीटर प्रति सेकंड, और जो त्वरण का मात्रक रहता है दोस्तों ये रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग में परिवर्तन की दर एक तरह से त्वरण कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो आप त्वरण का मात्रक क्या है, ए ऑप्शन है मीटर इंटू सेकंड, यह गलत है। बी मीटर प्रति सेकंड, यह वेग का मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड यह तो वेग का मात्रक रहेगा। मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर यह भी गलत है, और डी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या रह जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो जो त्वरण का मात्रक रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ए ऑप्शन है विस्थापन, बी ऑप्शन है वेग, सी ऑप्शन है बल, और डी ऑप्शन है आयतन। तो इनमें जो है दोस्तों आयतन है यह क्या है, सदिश राशि नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सदिश राशि कौन सी होती है। तो एक तरह से बात करें सदिश में आएगा वेग, विस्थापन, बल, ये क्या आएंगे, सदिश राशियों में आएंगे। अब अदिश राशियों है तो अदिश राशियां भी आप एक साथ लिख ले ताकि आपको नोट्स में इसको एक साथ लिख लेना। जो द्रव्यमान है ये अदिश राशि है, उसके बाद आएगी चाल, चाल भी अदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, आयतन हुआ, उसके बाद हुआ कार्य, अदिश राशि है। ऊर्जा यह भी अदिश राशि है। विद्युत धारा, सदिश राशियों में वेग, विस्थापन, बल आ गया। अदिश राशियों में आ गया द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब। बस आप इतना सा याद रखें, सदिश राशि है वेग, विस्थापन और बल। अगर वहां पर पूछा जाए जैसे इसमें सदिश राशि नहीं है तो आप बस इन तीनों को देखो, ये तीनों है क्या, वेग, विस्थापन, बल तो है। जो चौथा ऑप्शन आयतन अपने आप ये क्या हो गया, अदिश राशि होगी। वैसे आप एक बार अदिश राशियों को भी पढ़ ले, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ये सब क्या रहेंगे, अदिश राशियां रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक। जो बल है उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या रहेगा, तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है डाइन, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन इंटू सेकंड, और चौथा ऑप्शन है केजी, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो जो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक रहता है दोस्तों वो क्या रहता है, डाइन रहता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या रहेगा, डाइन रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि कोई पिंड है उसके द्रव्यमान और भार में अंतर रहेगा। क्यों, ए ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, बी ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, सी ऑप्शन है दोनों असत्य, और डी ऑप्शन है दोनों ऑप्शन सत्य है। मतलब ऊपर के ए और बी ऑप्शन है दोनों ही सत्य है, सी ऑप्शन है ए और बी जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों क्या है, असत्य। तो जो द्रव्यमान तथा भार में जो अंतर है वो क्या अंतर है, जो द्रव्यमान है दोस्तों ये तो स्थिर रहता है जबकि भार क्या है, परिवर्तनीय होता है। इसी तो लिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान और चंद्रमा पर द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा, जबकि भार जो रहेगा वो जो पृथ्वी पर भार है उसका 1/6 गुना कहाँ रहेगा, चंद्रमा पर रहेगा। तो द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है जबकि भार क्या रहता है दोस्तों, परिवर्तनीय रहता है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। जो न्यूटन का पहला नियम है इसको और किस नियम से जानते हैं या किस नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन है आघूर्ण का, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, और डी संवेग का नियम। जो न्यूटन का दोस्तों पहला नियम है गति का उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस जो क्लास में है कुछ क्वेश्चन आपके बल और गति के नियम से संबंधित भी रहेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी एमसीक्यू की, उसमें बल व गति से संबंधित पूर्ण रूप से सारे क्वेश्चन उसमें हम ले लेंगे एक साथ। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसको भी 2 पार्टों में बांट दिया ताकि आप गति और गति के समीकरण से संबंधित एमसीक्यू इस क्लास में देख लें, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास जो हम डालेंगे उसमें हम बल व गति के नियम से संबंधित पूरे एमसीक्यू उसमें रहेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। याद रखें न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। बल की परिभाषा आती है ए न्यूटन के प्रथम नियम से, बी न्यूटन के द्वितीय नियम से, सी न्यूटन के तृतीय नियम से, और डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो जो बल की जो परिभाषा आती है दोस्तों वो न्यूटन के
प्रथम नियम से आती है। नेक्स्ट हम बात करें, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संभव है? जो जल में तैरते हैं वह न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? ए ऑप्शन है प्रथम नियम, बी ऑप्शन है द्वितीय नियम, सी ऑप्शन है तृतीय नियम और डी ऑप्शन है सभी से। जो जो न्यूटन का तृतीय नियम है, इससे क्या होता है, जल में तैरने की जो परिभाषा है या न्यूटन की गति का जो नियम है जल में तैरने से संबंधित, वह तृतीय नियम उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यही नियम क्या करता है, जल में तैरने की क्या करता है, व्याख्या करता है। या जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? वह तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्या है, संबंधित है। इसका नाम भी याद रखें। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जो घोड़ा है, अश्व मतलब, वह अचानक एकदम से चलना प्रारंभ कर दे तो उस पर जो सवार है वह गिर जाता है, उसका क्या कारण है? ए ऑप्शन है जड़त्वागुण, बी ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सी विश्राम जड़त्व और डी है गति का तीसरा नियम। तो जब घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर बैठा हुआ अश्वारोही रहता है वह गिर जाता है या उसके गिरने की आशंका रहती है, वह विश्राम जड़त्व जो है इसकी वजह से उसका गिरने की संभावना रहती है। यह न्यूटन का प्रथम नियम को समझाता है। जो जड़त्व का नियम है न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। तो वहां पर जो ऑप्शन रहेगा आपका, ये सी ऑप्शन रहेगा, विश्राम जड़त्व जो है उसका क्या है, कारण या आशंका है। आशंका जो है उसके गिरने की, वह विश्राम जड़त्व के कारण है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ए ऑप्शन ताकि वह तेज चल सके, बी ऑप्शन शक्ति संरक्षण हेतु, डी ऑप्शन फिसलने की संभावना कम हो जाए, या सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो जो पहाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है, किस वजह से? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ताकि उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा तो उसके गिरने या फिसलने की संभावना भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तो वह स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की तरफ झुकता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का। सी ऑप्शन द्रव्यमान और त्वरण का और डी ऑप्शन है भार और त्वरण का। तो जो दोस्तों बल F बराबर होता है वो होता है स्मॉल m इंटू ए। यहाँ पर m द्रव्यमान है और a जो रहता है दोस्तों ये त्वरण रहता है। तो जो बल है ये किसका गुणनखंड रहेगा, द्रव्यमान और त्वरण का। तो जो सी ऑप्शन रहेगा ये हमारा आंसर रहेगा। आज की क्लास दोस्तों MCQ से संबंधित हम यही खत्म करते हैं। यह बल और गति की समीकरण से या बल और गति के नियम से संबंधित जो हमारी क्लास रहेगी वो अगली क्लास रहेगी, जिसमें भी हम उससे संबंधित MCQ करेंगे। या गति की समीकरण और गति से संबंधित क्लास थी आज। इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है उनको मैंने ले लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।